खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। समीर नाजरीन, आज की अहम तरीन नशरियात में बात अफ़गानिस्तान से हज़ब दस्तूर शुरू करेंगे क्योंकि मामला कुछ इस तरीके का है, कुछ बातें खुलकर सामने आ रही हैं, उस पर गुफ्तगू करनी है। उसके बाद मुल्क की सियासत के हवाले से क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। और कल दिन में कुछ अहम तरीन बयानात आए हैं, उन बयानात के पस मंज़र में कुछ बातें आज होगी और फिर 9:40 पर हस्ब वादा आप और हम बात करेंगे। आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि 10 बजे तक आप हमारा साथ टीवी पर भी देंगे और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा उन खबरों को वहाँ से, और साथ साथ हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपना फीडबैक दे दीजिएगा खबरों के बारे में और चैनल के बारे में भी कि किस तरीके से इसे मज़ीद बेहतर प्रोग्राम किए जा सकते हैं। और जहाँ जहाँ पर कोताही और खामी आपको नज़र आए ज़रूर हमें बताइएगा और हम इसके मुंतज़िर रहेंगे आपके फ़ीडबैक के। समीर नाज़रीन, आज की इस नशरियात को आपके साथ लाने के लिए मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो के अंदर मौजूद है आसिफ रशीद। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे और सबसे पहले नजर आज के दिन पर, चूंकि 1 सितंबर है और क्या कुछ खास रहा आज वो जरा आप तक पहुंचाते हैं। 1574 में आज ही के दिन सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का इंतकाल हुआ। 1574 में 1798 में इंग्लैंड ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे और 1 सितंबर 1798 को ही ये एग्रीमेंट हुआ था भारत और ब्रिटिश आर्मी के दरमियान, या हैदराबाद के जो निज़ाम थे। 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया, यानी LIC जिसे आप कहते हैं। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई। आज ही का दिन था जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी हिंदुस्तान के अंदर अब कायम होने जा रही है। 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इख्तियार किया गया, IST, जो टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, वो आज ही का दिन था जब इसका टाइम का इख्तियार किया गया, स्टैंडर्ड टाइम का IST। 1972 में मिस्र और लीबिया ने फेडरेशन बनाई और बहुत सारे शोबों में एक साथ मिलकर काम करने और शराकतदारी पर खुसूसी गुफ्तगू के साथ, मुशावरत के साथ हर शोबे में आगे बढ़ा जाए, इसके लिए फेडरेशन बनाने का फैसला 1972 में किया गया था मिस्र और लीबिया की तरफ से। साल 2000 में चीन ने तिब्बत से नेपाल जाने वाले एक वाहिद रास्ते को बंद कर दिया, जिससे मजीद तलखियां इस खित्ते के अंदर और आज़ादी की जो एक लड़ाई थी उसने एक बार फिर जन्म लिया साल 2000 के बाद। 2005 में सद्दाम हुसैन जब कैद थे तो मशरूत रिहाई की अमरीकी पेशकश को आज ही के दिन उन्होंने मुस्तरद किया था, जिसके बाद मामला दोबारा अदालत के सामने पहुंचा था और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी। लेकिन आज का दिन था जब सद्दाम हुसैन ने मशरूत रिहाई की अमरीकी पेशकश को ठुकरा दिया था। चलिए जी, तारीखी पस मंज़र के बाद अब ज़रा बात अफ़गानिस्तान की करते हैं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से एक के बाद एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। लेकिन आज अफ़गानिस्तान के उस शोबे की बात करेंगे जहां पर कल से गोली और बारूद की बू साफ नज़र आ रही है। पंजशीर की खबर आपके सामने सबसे पहले रखते हैं और ख़बर इस वक्त आ रही है कि अमरीकी इनखला होते ही तालिबान ने पंजशीर पर दोबारा हमला बोल दिया और मज़ामती फोर्सेस के 30 से ज़्यादा मिलिटेंट जो है वो मारने का दावा भी पेश किया। सूबे के अंदर इंतहाई सख्त तरीन हालात बना दिए गए और तालिबान की तरफ से वहाँ पर इंटरनेट खिदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया है। और मारूफ सहाफ़ी कि अगर आप जो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं उनकी तरफ से ट्वीट के बाद ट्वीट किया गया है और उन ट्वीटों के मुताबिक दोनों तरफ़ैन के बीच, यानी एक तरफ से तालिबान है और एक तरफ से अलायंस फोर्सेस हैं अहमद मसूद साहब की, और वहाँ पर इस वक्त पंजशीर के अंदर दोबारा से फायरिंग की वारदातें रात भर जो है वो हुई है। और अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि तालिबानी कमांडर्स की और अहमद मसूद जो है वहाँ के बीच में मीटिंग की भी बातें सामने आ रही थी। ताम खबर ये है कि मीटिंग हो नहीं पाई और पाकिस्तानी ज़राए अबलाग के मुताबिक अमरीकी इनखला होते ही तालिबान ने पंजशीर पर हमला कर दिया है और मज़ामती फोर्सेस के 30 तालिबान जंगजू मारने का दावा भी पेश किया है। अफगानिस्तान के सूबे पंजशीर में तालिबान और मज़ामती फोर्सेस के दरमियान गुज़श्ता शब भी झड़पें जारी रही हैं और वादी पंजशीर जहां पर तालिबान अपनी गिरफ्त को मजबूत करने की कोशिश में है, मज़ामत का आखिरी गढ़ जो माना जाता है, वहां पर इस वक्त भी
सूरत हाल जो है वो इंतहाई धमाका खेज बनी हुई है। तालिबान ने दावा वादी पंशीर का मुहासरा करके रखा था और गुज़श्ता रोज़ से झड़पें जारी हैं और अब सबकी नज़रें जहां अहमद मसूद पर थी तो वहीं पर अहमद मसूद ने खबरसा इदारे के साथ बात करते हुए साफ कर दिया है कि सरेंडर उनके खून में नहीं है। ताहम इफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए से मसले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन तालिबान को इस बात का ज़ामिन होना पड़ेगा कि सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, न कि मासूर बनाकर यरगमाल करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, सूरत हाल कुछ ऐसी बनी है। आज तीसरा हफ्ता है जब शदीद लड़ाई जारी है और गुज़श्ता दिनों जहां पर कुछ तालिबानी जो मिलिटेंट्स हैं उन सभी लोगों को यरगमाल बनाने की खबरें आई थी, जिसकी तरदीद कर दी है तालिबान ने। लेकिन अपने एक ताज़ा बयान में तालिबान के तर्जुमान की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों की लड़ाई हो सकती है जिसके बाद मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल संभाल लेंगे, लेकिन इन सब के बीच में वो नहीं चाहते कि किसी किस्म का खून खराबा हो, जो इशारा पहले ही अहमद मसूद की तरफ से दिया गया था कि शायद अफ़ाम तफ़हीम या बातचीत के जरिए या मुज़ाकराती अमल के जरिए हो सकता है कि यहाँ पर इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन सूबे के अंदर फिलहाल कशीदगी काफ़ी ज़्यादा है। मुवासलाती निज़ाम पहले ही तालिबान की तरफ से बंद कर दिया गया है और तकरीबन एक हफ्ता ऐसा हो चुका है जहाँ पर पंशीर के बिल्कुल करीबी पहाड़ियों पर इस वक्त तालिबान के लड़ाके पहुंचे हैं और इसके बाद लड़ाई मजीद शिद्दत की हो सकती है और भी सख्त रुख इख्तियार किया जा सकता है तालिबान की तरफ से। लेकिन फिलहाल इस वक्त कशीदगी काफ़ी ज़्यादा इस सूबे के अंदर, जहां पर जो साबिक नायब सदर हैं वो भी पनाह लिए हुए हैं पिछले कुछ दिन से। चलिए जी, इसके बाद अब ज़रा एक और बड़ी खबर की ओर भी आते हैं। जिन लोगों ने कल इस खबर को देखा होगा उनके पास पूरा अपडेट होगा, लेकिन जिन्होंने आज इस खबर को देखना है उनके लिए ये बड़ी खबर है। और खबर ये है कि भारत और तालिबान के बीच में भी राब्ते हुए हैं, मुज़ाकरात भी शुरू हुई है और वादों को वफा करने के हवाले से तालिबान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ज़मानत भी दे दी गई है। दोहा यानी वो दफ्तर जहां पर तालिबान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राब्ता किया, वो दफ्तर जहां पर अमेरिका के साथ मुआहिदा तय पाया गया, उसी दफ्तर के अहाते के आसपास कल पहली बार तालिबान के साथ भारत के कई जिम्मेदारों की मुलाकात हुई है। तालिबानी रहनुमाओं और भारत के नुमाइंदों के बीच दोहा के अंदर कल पहली मुलाकात हुई है, ऑफिशियल मीटिंग हुई है और इस ऑफिशियल मीटिंग के अंदर कई मामलात ज़ेर गौर लाए गए हैं। जो भारतीय अभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर हैं उन्हें किस तरीके से बाहर लाया जाए और माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी को किस तरीके से यकीनी बनाया जाए, कल इस तरीके की बातचीत जो है वो हुई है। भारत की तरफ से दिलीप मित्तल जो सफ़ीर हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान के स्पेशल साइट ऑफिसर जो शेर मोहम्मद अब्बास हैं उनके साथ जो है वो मुलाकात हुई है। और शेर मोहम्मद अब्बास के बारे में मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बता दी थी और थोड़ी देर में वो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि उनका जो बेसिक ट्रेनिंग पीरियड हुआ था वो भारत के अंदर हुआ था, मिलिट्री एकेडमी में वो बहुत देर तक रहे थे और उसके बाद वो अफ़गान जंग के अंदर एक बड़े कमांडर की हैसियत से सामने आए थे। उनके साथ इनकी दीपक मित्तल के साथ उनकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के दौरान 2-3 बड़ी बातें हुई है। एक, जो अफ़गानिस्तान के अंदर अभी भी फंसे पड़े हैं उन्हें किस तरीके से बाहर का रास्ता दिया जाए, उसके साथ हिंदू और सिखों की जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर है उनकी हिफाजत को किस तरीके से यकीनी बनाया जाए। इसके जवाब में कुछ बातें जो है वो साफ़ कर दी गई है शेर मोहम्मद अब्बास की तरफ से। उनकी तरफ से साफ़ कर दिया गया है कि अफ़गानिस्तान क़याम अमन के लिए हर कोशिश कर रहा है और अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात को कायम करने के हक़ में है और किसी भी तरह से इस सरजमीन को यानी अफ़गानिस्तान की सरजमीन को मुल्क मुखालिफ और दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिलवक्त 140 भारतीय जिनमें कुछ सिख माइनॉरिटी हैं जो काबुल के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें वापस लाने की कोशिशें जो की जा रही है। सबसे बड़ा इवैक्यूएशन जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया है जहां पर लाखों लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट किया और सबसे कम फिगर्स में अगर आप देखेंगे तो भारत की सुलाटी वहाँ पर गई है और उन्होंने वहाँ से इवैक्यूएट किया। इस तरीके की खबरें आ रही है। फिलहाल एक तरफ से शेर मोहम्मद अब्बास जिन्होंने कल डिस्कशन में हिस्सा लिया है और माना जा रहा कि एक मस्बत पेशरफ्त हो रही है। उसके साथ आपको ये भी याद रखना होगा
कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल रूस के एक मकामी टेलीविज़न के साथ भी बातचीत की है और उस दौरान उन्होंने बैनुल-अक़वामी सियासत पर गुफ्तगू की है, जम्मू कश्मीर के मामले पर भी गुफ्तगू की है और भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है उस हवाले से भी कई बातें जो है वो की गई है। उससे ये साफ लग रहा है कि तालिबान ने जब दोहा के अंदर वो बैठे हैं, जब से वो टेक ओवर कर रहे हैं, तो उन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान की इनर सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से गुफ्तगू की है, बल्कि एक्सटर्नल डायमेंशन जो उनका रहेगा पास के ममालिकों के साथ, उनके साथ किस तरीके के राब्ते और रिश्ते बनाने हैं उस हवाले से भी कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क जो है वो बना हुआ है। और यही वजह है कि बयानात पहले दिन से ही वैसे लग रहे हैं जो काफ़ी मस्बत दिख रहे हैं। इधर तालिबान की सुप्रीम काउंसिल का 3 रोज़ा इजलास इख्तिताम भी हो रहा है, इस तरीके की खबर हुई और हुकूमत साजी से मुतल्लिक कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। तालिबान के सुप्रीम काउंसिल का इजलास कल रात देर गए ख़त्म हुआ है, जिसमें हुकूमत साजी के मुतल्लिक बड़ा फैसला लिया गया और तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल एक के बाद एक ट्वीट करते हुए बताया कि सुप्रीम काउंसिल का 3 रोज़ा इजलास तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह की ज़ेर सदारत कंधार में हुआ, जिस इजलास के अंदर सहरोज़ा इजलास के अंदर कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क की मौजूदा यानी अफगानिस्तान की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ दीगर मसाइल पर भी तफसीली खाका खींचा गया है। एक और ट्वीट के अंदर ज़बीउल्लाह मुजाहिद का मानना है कि इजलास में अशियाए ज़रूरी, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि 1-1.5 महीने के बाद बड़ी किल्लत होनी है जी वहाँ पर, इसलिए यूएन और ह्यूमन एड्स पहुँचना वहाँ शुरू हो गए हैं। अशियाए ज़रूरिया की हिफाजत के साथ साथ शहरियों की बुनियादी सहूलियत को फराहम रखना और उनसे अच्छा बर्ताव करने के लिए हिकमत अमली को तरतीब दिया गया। इजलास में इस्लामी हुकूमत और काबीना की तश्कील से मुतल्लिक अहम फैसला भी लिया गया है। ये ट्वीट के अंदर ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से कहा गया है। तर्जुमान तालिबान का मानना है कि सुप्रीम लीडर ने सबको मुकम्मल हिदायत दे दी है कि जिम्मेदारियों से भी आगाह रहें, यानी सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब आगे होगा क्या। तालिबान की जानिब से ताहाल हुकूमत साजी से मुतल्लिक कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुल्ला बरादर सुप्रीम काउंसिल के इजलास के बाद कंधार से काबुल रवाना होंगे और जल्द ही काबीना का ऐलान हो सकता है। इधर बावसूख ज़राए से जो खबरें सामने आ रही है वो ये है कि ईरान की मजलिस शोरा या ईरान के पैटर्न को सामने रखते हुए ही हुकूमत साजी के अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है। और उस तरीके से जब आप देखेंगे तो जो सबसे बड़े लीडर इस वक्त तालिबान के हैं वो बनेंगे जी सबसे बड़े वो सुप्रीम लीडर होंगे अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह जिसे वो कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर के तौर पर होंगे। उसके बाद सदर होगा जी, नायब सदर होगा और नीचे काबीना के भी लोग आ सकते हैं। तो ये बात हो रही जी जनाब अफ़गानिस्तान के हवाले से, लेकिन कुछ और ख़बरें भी आ रही हैं जी अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसमें आसिफ आपको बताएंगे कि जो लोग अब भारत के अंदर है, यानी जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के लोग भारत के अंदर आए थे ट्रेनिंग के हवाले से, उस पर भारत का मौक़िफ़ क्या कुछ है और किस तरीके से आगे मामले को बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, बात जरा अफगान के हवाले से करते हैं। जो अफगानिस्तान के शहरी हिंदुस्तान के अंदर खुसूसी मिलिट्री कोर्सेज के लिए हैं या इस वक्त डिफेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, दिफाई इदारों में तरबियत हासिल कर रहे हैं, अपने कोर्सेज मुकम्मल करने वाले, उनके हवाले से सरकार का मौक़िफ़ सामने आया है। उन सभी लोगों को इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वापस भेजा जाए, उन्हें मुआशी तौर पर भी सरकार की तरफ से मदद देने का फैसला किया गया है। और अफगान शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि हिंदुस्तान के जितने भी दिफाई इदारे जहां पर वो तरबियत कर रहे हैं, इस वक्त उनके कोर्सेज अगरचे आधे हैं, मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, तो उनको मुकम्मल करने का बाकायदा मौका दिया जाएगा। क्योंकि वीज़ा के कुछ इश्यूज रहते हैं, तो उन तमाम मामलात को डिस्कस करने के बाद सरकार ने 120 के करीब जो अफगान शहरी मुख्तलिफ इस वक्त दिफाई इदारों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं या फिर तरबियत हासिल कर रहे हैं, मखसूस कुछ मिलिट्री कोर्सेज हैं वो हासिल कर रहे हैं, तो उनको मुकम्मल करने का मौका भारत सरकार अफगान शहरियों को यकीनन देगी। इसके लिए जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, OTA और IMA जिनके अंदर ये तमाम अफगान शहरी काम कर रहे हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इन सभी हुकाम के साथ मुशावरत करने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है
कि अफगान शहरी जो तरबियत हासिल कर रहे हैं, खुसूसी मिलिट्री कोर्सेज मुकम्मल अभी तक नहीं हो पाए हैं, उन सभी को मौका दिया जाएगा। और गुज़श्ता दिनों ही भारत का मौक़िफ़ उन सभी शहरियों के हवाले से आया था जो पनाह गुज़ीर हैं, अफगानिस्तान से वापस यहाँ लौट रहे हैं, उनको जगह दी जाएगी। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर तरबियत हासिल करने वाले दिफाई इदारों के अंदर शहरियों के लिए भी भारत में बड़ी बात जो है वो इसमें ये है कि कल भारत की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 120 अफगानी टॉप मोस्ट कमांडर जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे, उनकी ट्रेनिंग को मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद फैसिलिटेट किया जाएगा उन्हें, ताकि वो स्टेटस जो है अपना रिफ्यूजी स्टेटस ले सके उन मुल्कों के अंदर जिन मुल्कों ने इस बात का ऐलान किया है कि वो अफगान शहरियों को रिफ्यूजी स्टेटस देंगे। और वो कुल मिलाकर 98 मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने रिफ्यूजियों का स्टेटस देने का ऐलान किया था अफगानियों को, और अफगान अगर वहाँ पर जाते तो उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस मिलेगा। भारत उन 98 मुल्कों के अंदर नहीं है जिन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो अफगानियों को रेफ्यूजी स्टेटस देंगे। तो ये बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात होनी है जी कि यहाँ पर जितने भी अफगानी आने हैं वो एक सेकेंड लाइन के तौर पर आएंगे, उन्हें रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिल सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ पर ट्रेनी है अब इन बड़े हसास इदारों के अंदर तकरीबन 120 के करीब, उनकी ट्रेनिंग को मुकम्मल किया जाएगा और भारत सरकार उन्हें उन 98 मुल्कों के अंदर जाने के लिए बाद में राहें भी तलाश करेंगी ताकि उन्हें वहाँ पर स्टेटस मिल सके। तो ये बड़ी बात है कि उन 98 मुल्कों में भारत नहीं है। इसकी वजाहत कल दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से की गई है कि भारत उन 98 मुल्कों में सिग्नेटरी नहीं है जिन्होंने 29 अगस्त को ये फैसला लिया था कि अफगान नेशंस अगर वहाँ आते हैं, अफगानिस्तान के लोग अगर वहाँ आते हैं तो उन्हें स्टेटस दिया जाएगा जी रिफ्यूजी का। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा पाकिस्तान की भी आपको बताते चले। पाकिस्तान के अंदर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, जहां अमरीकी फौजियों का इनखला अफगानिस्तान से हुआ है, लेकिन आमद कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर हुई है, जिसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर का बयान भी आया है। लेकिन मामला काबुल के साथ है और इस्लामाबाद को काफ़ी इस चीज़ का डर है कि अफगान सरहद पर, पाक अफगान सरहद पर कशीदगी बढ़ सकती है। और दिफाई और अस्करी ज़राया जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने लगातार इस बात का खदशा जाहिर किया है कि आने वाले 3 से 4 महीने इंतहाई सख्त हो सकते हैं अफगान पाकिस्तान सरहद के हवाले से, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बराह रास्त असर और बराह रास्त राब्ता जो है वो तालिबान पाकिस्तान के साथ है। अगरचे तालिबान पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर अफगान पाकिस्तान सरहद पर कशीदगी बढ़ सकती है, इसलिए एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इधर जहां अफगान सरहद के हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों वहां झड़प भी, छोटी सी झड़प भी हुई थी, जिसके बाद दोनों तरफैन की तरफ से उसे टर्न डाउन करने की कोशिश भी की गई, कूल डाउन करने की कोशिश की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की आमद और अमरीकी फौजियों का 20 साल के बाद इनखला, लेकिन इनखला वहां से हुआ, आमद पाकिस्तान के अंदर हुई है, जिसके बाद शेख रशीद अहमद कल सामने आए हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर होम मिनिस्टर जो है वो सामने आए हैं। और शेख रशीद अहमद का मानना है कि जिस तरीके की सूरत हाल है जी, जिस तरीके से अभी तालिबान अफगानिस्तान के अंदर कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कुछ फौजी दिख रहे हैं, ये जी आर्जी तौर पर है और चंद वक्त यानी चंद लम्हात के लिए वो यहाँ रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ये कल शेख रशीद की तरफ से एक सवाल के जवाब में कह दिया गया है, यानी उन्होंने साफ कर दिया कि अब जो सेकेंड बेस अमेरिका का रहेगा वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर रहेगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत पर काफ़ी गहरा असर जो है वो पड़ सकता है। देखना होगा कि वहाँ की सियासत कौन सा रंग लेगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा अब दिल्ली की करते हैं, क्योंकि कौमी तहकीकाती एजेंसी की भी खबर सामने आ रही है। जी आसिफ। बिल्कुल, कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और खुफिया इतलात मिलने के बाद कुछ रिपोर्ट जो एजेंसी के पास पहुंची थी उसके बाद कार्रवाई हुई है। दरअसल जो शहरी इस वक्त हिंदुस्तान के हैं लेकिन अफगानिस्तान या पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास हो सकते हैं, मुबैना तौर पर 25 ऐसे हिंदुस्तानी शहरी हैं जो IS के राबते में हो सकते हैं, जो कौमी तहकीकाती एजेंसी की वांटेड लिस्ट में ऑलरेडी शामिल हैं। 25 लोगों के नाम हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के करीब नंगरहार सूबे में जो खदशात जाहिर किए गए हैं कि इस बॉर्डर एरिया में ये हो सकते हैं और
अफगानिस्तान में मुकीम हिंदुस्तानियों के हवाले से ये खबर जो है एनआईए की तरफ से जो इसमें कार्रवाई हुई है उसके बाद सामने आई है। दरअसल बताया ये जाता है कि एनआईए के पास जो 25 लोगों के या जो 25 हिंदुस्तानी शहरी हैं जो काफी ज्यादा पहले एक्टिव रहे हैं, जिनके मुतालिक ये खदशात थे या कुछ इतलात मौसूल हुई थी कि वो आईएस के साथ सरहद पार राब्ते में हैं, और मुनसिब नामी एक शहरी जो कि बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सरगर्म रहा है, लेकिन आज के वक्त में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नंगरहार सूबे में या यानी इस सरहदी इलाके में जहां पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, वहां उस इलाके में सरगर्म काफी ज्यादा रहा है। और गुज़श्ता दिनों जहां काबुल के अंदर पहुंचते ही कई बड़ी जेलों के गेट तोड़े गए और उन गेट्स को तोड़ने के बाद हजारों की तादाद में कैदियों को रिहा किया गया, तो एनआईए को इस बात का भी खदशा है कि इनमें कुछ हिंदुस्तानी शहरी भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जिन्हें आज़ाद किया गया, निकाला गया, तो उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो सोशल मीडिया के जरिए सरहद के इस पार और उस पार काफी ज्यादा एक्टिव रहे, जो हिंदुस्तान के खिलाफ सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे। 25 शहरी जो ऑलरेडी एनआईए के मुताबिक उनकी वांटेड लिस्ट में शामिल थे और कुछ सोशल मीडिया के जरिए भी इनके साथ राब्ते में होने की रिपोर्ट सामने आई थी। और जेल का मामला जहां तक है, काबुल के अंदर या कंधार के अंदर जेल से जिन लोगों को आजाद किया गया था, उसके बाद खदशात काफी ज्यादा बढ़ गए कि मुबैना तौर पर इस्लामिक स्टेट राब्ते में ये 25 हिंदुस्तानी शहरी हो सकते हैं, जिसके बाद तहकीकात मजीद तेज कर दी गई है कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से। चलिए इसके साथ साथ अब भारत सरकार के हवाले से भी बात करते हैं, चूंकि मौजूदा जो सूरत हाल अफगानिस्तान में है उस पर खुद वज़ीर आज़म की भी नजर है और वज़ीर आज़म की तरफ से अब एक अहम ग्रुप तश्कील दिया गया है और इस ग्रुप का मकसद मौजूदा सूरत हाल के हवाले से न सिर्फ आगाह किया जाएगा बल्कि पल पल की जो अपडेट्स होंगी अफगानिस्तान के अंदर बदलती सूरत हाल पर यह ग्रुप नजर रखेगा। इस ग्रुप में वज़ीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल के साथ साथ सीनियर अफसरान शामिल कर लिए गए हैं वज़ीर आज़म की तरफ से, जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और बदलती पेशरफ्त पर ध्यान देंगे। उन्हें हिदायत दी गई है कि मुल्क की फौरी तौर पर जो तरजीहात हैं उस पर तवज्जो मरकूज की जाए। एक तो ये वज़ीर आज़म की तरफ से इस ग्रुप के मेंबरान को, जिनमें खुद डॉक्टर एस जयशंकर हैं, कौमी सलामती के मशीर हैं, उन्हें यह भी कहा गया है कि वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तानी शहरी हैं उनको बहिफाजत वापस लाया जाए। इस हवाले से भी वो कॉन्टीन्यूसली राब्ते में रहें मुतल्लिकीन के साथ, यानी जिस इदारे ने उनको वापस लाना है या फिजाइया की तरफ से अब तक जो कोशिशें की गई हैं, वजारत खारजा ने जो कोशिशें की हैं उसमें मजीद आगे ले जाया जाए। दूसरी तरफ जहाँ पर जो सफ़र के मुतल्लिक, चूँकि इन सभी 140 के करीब जो शुरुआत में हमने तादाद आपको बताई, इनको वापस लाने के साथ साथ कुछ जो अक़लियतें हैं वहाँ पर, उन सभी लोगों में से उनमें से जो हिंदू हैं या सिख हैं वो वापस अगर हिंदुस्तान लौटना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो इक़दाम किए जाएंगे उस हवाले से पीएमओ को लगातार अपडेट किया जाएगा इस ग्रुप की तरफ से। अब ये ग्रुप पहली मरतबा इस तरह का पिछले 3 हफ्तों के दौरान 15 अगस्त से जब से काबुल के अंदर तालिबान पहुंचे तो उसके बाद पहली बड़ी पेशरफ्त है और वज़ीर आज़म ने खुद इन सभी मेंबरान को बुलाया, जहां पर सीनियर अफसरान शामिल किए गए हैं। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और साथ ही साथ वज़ीर खारजा एस जयशंकर को भी इसमें शामिल किया गया है, जिन्हें 2 तरह की बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक तो कि वजारत खारजा के बाकी जो अफसरान हैं जो वहां से शहरियों को वापस लाने का काम कर रहे हैं उनके साथ राब्ते में रहा जाए, और दूसरी तरफ अगर वहां से भी कुछ अफगान शहरी हिंदुस्तान लौटना चाहते हैं तो उनके बंदोबस्त, यानी जो अक़लियतें हैं उनके वापसी का बंदोबस्त भी ये ग्रुप करेगा और सलामती सूरत हाल जो है उस पर वक्तन फ़वक्तन अपडेट किया जाएगा। हिंदुस्तान को या वज़ीर आज़म को डायरेक्ट रिपोर्ट की जाएगी इस ग्रुप की तरफ से, जो इस वक्त सारी पेशरफ्त काबुल के अंदर और कंधार तक हो रही है। इशफाक, चलिए जी, दिल्ली की बात हो रही है तो अब ज़रा कोविड-19 पर एक और बड़े संग मील की भी बात करते हैं, क्योंकि मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं और उन्हें अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के अंदर एक बार फिर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बैक वक्त टीके एक दिन में लगाए गए हैं। यानी कोविड मुखालिफ मुहिम में और ज़्यादा शिद्दत और तेज़ी लाई गई है और भारत की तरफ से एक और संग मील तय कर दिया गया, जहाँ पर 1.09 करोड़ लोगों को कोविड-19 टीका एक दिन में लगाया गया है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 65 करोड़ डोजेज जो हैं वो मुख्तलिफ सरकारों की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मज़ीद शिद्दत जो है वो लाई जा रही है। मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि रियासतें हों या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हों,
सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो टीके बांटे जा रहे हैं, यानी जिस पर किसी किस्म की कोई पैसा नहीं देना है। सरकार ने एक मैकेनिज्म और चैनल को अडॉप्ट किया जिसके तहत प्रोक्योर किया जाता है, पहले खरीदा जाता है और सप्लाई चेन के तहत हर शहर, हर गांव, हर जिले तक इसको पहुंचाया जा रहा है और उसमें पेशरफ्त लाई गई है। और यही तेजी है कि एक दिन के अंदर जहां गुज़श्ता दिनों हमने देखा था 1 करोड़, अब 1 करोड़ 1.09 करोड़ डोजेज जो हैं वो एक दिन में लगाए गए हैं। इसके साथ साथ 15 लाख डोजेज जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर है और 5.42 करोड़ बैलेंस जो भी बकाया डोजेज हैं जो आने हैं वो भी चंद हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो आएंगे, ताकि और शिद्दत के साथ इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को तीसरी वेव शुरू होने से पहले मुकम्मल करवाया जाए। जहां पर 70 से 80% आबादी को पहले टीका लग चुका है, वहीं पर दूसरा टीका मुकम्मल हो, इस सिलसिले में भी पेशरफ्त जो है मरकजी सरकार की तरफ से की गई है। इधर आलमी इदारे सेहत की तरफ से भी रिपोर्ट जारी कर दी गई है और कल जो उनके फॉर्मर को चेयरमैन है एंड जो आज़ादाना पैनल बनाया गया था जिसमें पेंडेमिक प्रिपेयरनेस और रिस्पॉन्स IPPR के जो हेड है उनकी तरफ से कल ये बात सामने रखी गई है कि जो बाअसर मुल्क है, यानी जो जिनके पास पैसा है और गुर्बत के ऊपर है, यानी इक्तिसादी तौर मजबूत मुल्क है, वहाँ पर तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन के अमल को किया जा रहा है, बल्कि तीसरे डोज यानी बूस्टर डोज की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन उसके मुकाबले में जो इंतहाई गरीब मुल्क है, अफ्रीकी मुल्क है, एशियाई मुल्क है, वहाँ पर अभी भी लोग कोविड से जूझ रहे हैं और वहाँ तक वैक्सीनेशन नहीं पहुँच रही है। इस तफावत को दूर करने के लिए आलमी इदारे सेहत ने उन सभी मुल्कों से अपील की है कि वो सरप्लस जो उनके मुल्कों के अंदर है कोविड वैक्सीन उसे WHO के हवाले करें ताकि उन तक जाया जा सके जिनके पास अभी तक भी पहली वैक्सीन नहीं पहुंची है। तो कुल मिलाकर वैक्सीन की सूरत हाल ये है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स के हवाले से भी खबर है और माहाना रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके मुताबिक फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या गूगल हो, सब ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के तौर पर यह कहा गया कि जो सेट मैकेनिज्म भारत सरकार की तरफ से किया गया था मुल्क के अंदर, उसके तहत 23 मिलियन कंटेंट पीस जो हैं वो रिमूव किए गए हैं 16 जून से 31 जुलाई तक फेसबुक की तरफ से। यानी आपने कोई कंटेंट लिखा और अब वो कंटेंट वायलेशन हो रही है उस नए कानून की जिसका इतलाक मुल्क के अंदर हो चुका है, तो फेसबुक के कहा गया था कि वो आज खुद इसका मुआयना करे। तो 33 मिलियन कंटेंट पीसेस जो हैं वो हटाए गए हैं 16 जून से 31 जुलाई तक फेसबुक की तरफ से। और माहाना रिपोर्ट जिसे मैंडेटरी किया गया है मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, उसमें जो डिजिटल मीडिया एथिक कोड है उसके तहत यह कार्रवाई की गई है। कल शाम को जो रिपोर्ट जारी कर दी गई है उसमें कहा गया है कि 33.3 मिलियन कंटेंट को रिमूव कर दिया गया है। 10 पॉलिसी प्लेटफॉर्म जो बनाए गए हैं उनकी वायलेशन कहीं ना कहीं हो रही थी। उसके साथ साथ 2.8 मिलियन पीस ऐसे हैं जहां पर कंटेंट ने किसी न किसी तरीके से दूसरे मजहब पर या कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे वायलेशन हुई है, तो उसे भी रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम ने भी अपनी बात कही है कि जनाब 8 पॉलिसी बेसिक फंडामेंटल जो है वहां पर 2 मिलियन के करीब लोगों के कंटेंट को हटा दिया गया है। और अब फेसबुक के बाद गूगल भी, अगर आप देखेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात हमने बता दी, तो गूगल ने कहा कि उनके पास माहाना ट्रांसक्रिप्शन जो आया है और वो 36,935 के करीब कंप्लेंट सामने आई थी, जिन कंप्लेंटों को देखा गया और उसमें 95,680 पीस जो थे, यानी जो आपने अपलोड किया था या रिशेयर किया था उस कंटेंट को हटाया गया या उसको रिमूव कर दिया गया। अब ये रिमूव किया गया, हटाया गया के पीछे कहानी ये है कि एक तो लोग खुद अब रिपोर्ट करते हैं, उस पर कार्रवाई लाजमी करार दी गई है, और दूसरा अपना मैकेनिज्म फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो या दीगर राब्ता साइटें हो, सब ने अपने अपने तरीके से कार्रवाई की है। तो ये कार्रवाई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 33 मिलियन कंटेंट जो है वो डिलीट मार दिया है फेसबुक ने और साफ कर दिया कि अगर मुस्तकबिल में इसी तरीके का माहौल उन यूजर्स की तरफ से किया गया और लगातार वो वायलेट करते रहे तो उन्हें ब्लॉक या सस्पेंड भी किया जा सकता है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कार्रवाई फेसबुक की तरफ से, और तहरीरी मवाद के खिलाफ फेसबुक काफी सख्त हो गया है ताकि मरकजी वजारत की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उन रहनुमा खतूत की कहीं खिलाफ वर्जी होती है, अमल दरामद उन पर नहीं होता है तो उसके वजह में ये कार्रवाई की जाती है। अब बात मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की। मरकजी सरकार के फैसलों के साथ साथ पुलिस और सिविल इंतजामिया भी मुतहरिक है और अपनी नवीयत का गुज़श्ता 30 बरसों के दौरान पहला इस तरह का प्रोग्राम हुआ है जो फौज और पुलिस की तरफ से कराया गया हो। और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात जो अहम पेशरफ्त है कि एक मुनफरिद पहल है। अपनी नवीयत का पहला प्रोग्राम था शोपियां के अंदर जनूबी कश्मीर में, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कश्मीर वादी के अंदर आईजीपी कश्मीर हैं और उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे श्रीनगर के अंदर जो कि एक अहम यूनिट की इस वक्त क़यादत कर रहे हैं, वो जनूबी जिला शोपियां पहुंचे, स्पोर्ट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे थे। लेकिन जो बुनियादी मकसद था इस प्रोग्राम का वो था वादी कश्मीर के अंदर और 83 और ये देखिए 81, 82 और 67 ये अपना है कि फौज ने आर्मी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई हुई और कार्रवाई ये थी कि आउटरीच किया जाए। अब किन तक पहुंचना था, आउटरीच किन तक करना था? ये आउटरीच करना था जी मिलिटेंट फैमिलीज के साथ, यानी जो जिनके बच्चे मिलिटेंट हैं उनकी फैमिलीज के साथ आउटरीच किया गया। और आर्मी की तरफ से ये कोशिश की गई, तकरीबन 80 फैमिलीज के साथ राब्ता किया गया, उन्हें लाया गया, उनके साथ बैठा गया और उन्हें बताया गया कि फौज पुलिस जो है वो अपने तरीके से आपकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपने भी आगे आना होगा। कल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर विजय कुमार जी, जनरल ऑफिसर कमांड जीओसी 15 कॉप जो है लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, जीओसी विक्टर फोर्स मेजर जनरल आर बाली, ये इंटरेक्ट कर रहे थे उन फैमिलीज के साथ शोपियां के अंदर जिनके अहल खाना मिलिटेंट है या जिनका कोई बच्चा मिलिटेंट है, और उन अहल खाना के साथ उनके घर वालों के साथ ये बात हो रही थी। और कल विक्टर फोर्स ने ये साफ कर दिया कि देखिए हम अपने तरीके से हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनके हाथ में बंदूक है वो वापस आए, सरेंडर करे, लेकिन उस पहल को अब घर वालों ने भी आगे बढ़ाना होगा। और लेफ्टिनेंट जनरल पांडे की तरफ से साफ कर दिया गया कि देखिए वो खामोशी के साथ इस काम को कर सकते हैं और उन्हें वापस ला सकते हैं, लेकिन उसमें ये वापस कैसे लाएं ये घर वालों ने सोचना होगा। लेकिन आर्मी एट द एंड ऑफ द डे तक, यानी जिस दिन एनकाउंटर भी होता है, आखिर तक वो ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से मिलिटेंट सरेंडर करें और उसकी जान बच जाए। लेकिन अब आगे इस मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि घर वाले भी अपनी कोशिशों में तेज़ी लाए। ये माना जा रहा है कि आउटरीच था जी आर्मी और पुलिस का जॉइंटली। इससे पहले आपको याद होगा फरवरी के महीने में मेजर जनरल बाली ने भी एक 1-to-1 इंटरेक्शन किया था साउथ कश्मीर के पुलवामा के इलाके के अंदर। उसके बाद कई बेहतर नताइज भी देखने को मिले थे। ताहम ये जो आउटरीच आज किया गया है आर्मी और पुलिस की तरफ से जॉइंटली, इसका क्या नतीजा होगा इसका हमें इंतज़ार होगा, लेकिन ज़रूर कोशिश और पहल की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से उन घरों तक जाने के लिए जिनका कोई ना कोई मिलिटेंट है या मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता है, कि उन्हें वापस लाया जाए, क्योंकि उनके साथ अभी भी उनके राब्ते हैं और वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अहले खाना से मुलाकात और उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि अब वालिदैन पर है वो अपने बच्चों को वापस लाएंगे, तो पुलिस और फौज उन्हें न सिर्फ आज के वक्त में वापस लाएगी, खुदपुर्दगी का मौका देगी, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए फौज की तरफ से मौके भी दिए जाएंगे। बढ़ते आगे बात अब वज़ीर दाखिला अमित शाह की और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के लिए एक और अहम पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त के तहत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई और इस तकरीब में वर्चुअल मोड के जरिए वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसका मकसद यूनिट 2 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी को फरोग मिले, इसके लिए हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर बैठकर भी ज़मीन की दस्तयाबी या बाकी मामलात और तमाम लवाजमात जो पूरी करनी होगी यूनिटों को, उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भरपूर मौका दिया गया है सरकार की तरफ से। और इस पोर्टल के लॉन्च करने से दो तरह के फायदे यूनिट्स को मिलेंगे। एक तो ये कि एक वो ज़मीन का पता लगा सकेंगे
लोकेशन का पता लगा सकेंगे, जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है उनका पता लगा सकेंगे, जोग्राफियाई एतबार से और माहौलियात में जो तब्दीली है वो तमाम चीजें पोर्टल पर सरकार की तरफ से ऑलरेडी अवेलेबल रखी जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर वो करना चाहें उसी वक्त, तो ये एक नई पेशरफ्त है जिसके तहत उनको रसाई हासिल होगी इस पोर्टल पर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया की कोशिशों और मरकजी वजारत दाखिला की कोशिशों से एक बार फिर सबके सामने रखा गया है, जिसको अब ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया हुकूमत की तरफ से। पूरी तस्वीर जरा दिखाइएगा ताकि पता लगे कि होम मिनिस्ट्री के अंदर कल जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या हुआ है। कल जब बहुत सारे लोगों ने कल ये देखा था, क्योंकि हमने लाइव नशरियात में इसको लिया था, कल उसी वक्त लाइव ही दिखाया था, लेकिन जिन लोगों को मिस हुआ था उनके लिए बड़ी बात है जी। कल अमित शाह साहब जो मरकजी वज़ीर दाखिला है और जम्मू कश्मीर चूँकि इस वक्त मरकजी यूनियन टेरिटरी और सीधे से रिस्पॉन्ड और रिएक्शंस होम मिनिस्ट्री से आते हैं, इसलिए होम मिनिस्टर का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा, यानी जब तक सनतकार इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं करेगा, तब तक उस रिलेशनशिप को पूरा नहीं किया जा सकता है जिससे हम दिलों को जोड़ने की बात करेंगे। यानी दिलों को अगर जोड़ना है तो उसके लिए मुल्क के सनतकारों को आगे आना होगा और उन्हें इन्वेस्ट करना होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 बात जो कही गई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बड़ा इनिशिएटिव लिया 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जोग्राफियाई तब्दीलियां नहीं होंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बड़ी तब्दीलियां होंगी और उनके लिए राहें आसान होंगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ सरकारी मुलाजमत वहाँ पर थी। अब जब इंडस्ट्री आएगी तो वो होगा, वो तब तक मुमकिन नहीं है जब मुल्क के सनतकार वहाँ पर आकर सरमायाकारी नहीं करेंगे। और ये सरमायाकारी अब मज़ीद आसान हो गई है और जो पेचीदगियाँ इसके अंदर थी वो हटा दी गई हैं। इसका एश्योरेंस जो है वो अमित शाह साहब की तरफ से दिया गया है। कल मरकजी वज़ीर दाखिला ने बात बताई कि जो प्लान साइज दिया गया था पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के तहत कि 24,000 करोड़, उन्हें उम्मीद है कि ये 24,000 नहीं बल्कि 50,000 करोड़ के आसपास चला जाएगा, जिस तरीके का माहौल वहाँ पर बन रहा है। और ये जब ये इन्वेस्टमेंट होगी इससे फ़ायदा मिलेगा जी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, उन्हें बराह रास्त रोज़गार मिलेगा और जब बराह रास्त रोज़गार मिलेगा तो उससे वहाँ की परेशानियाँ दूर होनी है। अब सन्नत को शुरू करने के लिए बुनियादी सतह पर बिजली, पानी और सड़क की ज़रूरत है। तो कल वज़ीर दाखिला की तरफ से कहा गया कि जहां जहां पर भी सन्नती यूनिट कायम हो रहे हैं और किए जा रहे हैं वहां पर या किए गए हैं तो वहां पर बिजली, पानी और सड़क का माकूल इंतज़ाम किया गया है। इनर सिक्योरिटी का भी कल जिक्र किया गया और कहा गया कि दाखिली सलामती के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी कुछ बेहतरी है। साल 2017, 18, 19, 20 और 21 का हवाला देते हुए कहा गया कि अब याद माजी है कि हड़ताल होती हो या याद माजी है कि पथराव हुआ हो। यही वजह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ताब उन्होंने अपील की सभी लोगों से, सनतकारों से, मुल्क के अंदर और जो मुल्क के बाहर भी है और जम्मू कश्मीर के अंदर सनतकारी करने का मन बनाते हैं, वो इस पोर्टल के जरिए से राब्ता करे और उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन जो मरकजी वजारत दाखिला की है वो 24,000 करोड़ नहीं बल्कि 50,000 करोड़ है और इससे रोजगार कितना मौका मिलेगा वो भी कल इस बातचीत के दौरान कही गई थी। बात इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सन्नती इनकलाब लाने की बात पहले दिन से हो रही है और अभी तक कितना काम हुआ है गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर कही थी। बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा एक और ख़बर इस वक्त डेवलप हो रही है। पुलिस ने कार्रवाई की और FIR किया, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी मैदान में आए हैं, बताएंगे आपको ज़रूर। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल जो खबर चल रही थी और तस्वीरें चल रही थी उसका संजीदा नोटिस लिया है और बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज कर दी है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और पुलिस का मानना है कि फिरका वाराना जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनकी तरफ से एक हसास वीडियो वायरल किया गया। जिला किश्तवाड़ का ये जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही है मामला है जहां पर अब केस दर्ज कर लिया गया है और कुछ लोगों की तरफ से इसे वायरल किया जा रहा था, जिससे हो सकता है कि माहौल खराब भी हो सकता था और पुलिस की तरफ से संजीदगी के साथ इस मामले पर कार्रवाई की गई और पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में जहां पर कुछ मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और उसके बाद जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं, जो तहकीकात में पता चला है
कि नुल्ला पलमार किश्तवाड़ से, जहां से इस वीडियो वायरल होने की जो शुरुआत हुई थी इस इलाके से की गई थी, और उसके बाद किश्तवाड़ पुलिस हरकत में आई और कुछ लोगों के हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई और अब एफआईआर भी पुलिस की तरफ से इस मामले में दर्ज कर दी गई है, ताकि फिरका वाराना तौर पर इस हसास वीडियो से जो समाजी राब्ता साइटों पर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है, कहीं पर भी अमन कानून की सूरत हाल न बिगाड़े, इसके लिए पुलिस पहले से मुतहर्रिक है। कुछ लोगों की तरफ से जो वीडियो वायरल हो रहा था कल से, उसका संजीदा नोटिस लिया है और पुलिस किश्तवाड़ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी ले लिया गया और कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है, और इस सिलसिले में एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि जानवर की खाल को दिखाया गया था और उससे मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई लोगों के बातचीत की है और अमन बरकरार रखने के लिए भी अपील की है। जी, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि फारूक अब्दुल्ला ने बातों बातों में बड़ी बात बताई है। वो बात है क्या, वो भी आपको बताएंगे, और उसके बाद हदबंदी के बाद क्या होना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर कल की बात आपको ज़रूर बताएंगे और फिर आपको कुछ और ख़बरें भी बताएंगे जो जम्मू कश्मीर के लिए और काफ़ी अहम है कि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर निज़ाम को चलाने के लिए इंतज़ामिया जब कोई फ़ैसला लेती है, शायद बाद में भूल जाती है कि फ़ैसलों की अमल दरामद में भी तेज़ी होनी चाहिए। बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।